हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वतमाला की एक समान यानी एक रूप परिभाषा तय कर दी। अब इस परिभाषा के बाद एक नई बहस चल पड़ी है। दरअसल इस परिभाषा को लेकर कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि इसमें जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर खनन की गतिविधियां बढ़ भी सकती हैं। तो इस बीच में एक नया डिबेट सामने आता है, यानी कि विकास और संरक्षण को लेकर इस डिबेट के बीच में क्या अलग अलग मत हैं, क्या चिंताएं हैं, और इसके साथ साथ अरावली पर्वतमाला क्यों महत्वपूर्ण है, उसका संरक्षण क्यों जरूरी है, इन सभी पक्षों को आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और चलिए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की। हाल ही में आपने सुना होगा कि अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और इसकी परिभाषा को तय कर दिया, यानी कि अरावली पहाड़ी और अरावली पर्वतमाला दोनों की परिभाषा में एक रूपता उसने अपनी जो अपना निर्णय था उसमें यह जाहिर कर दिया। विशेष तौर पर इसमें जो अरावली पर्वतमाला के जो ऊंचे क्षेत्र थे उनके संरक्षण की आवश्यकता को ज्यादा जरूरी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति थी, सीईसी कमेटी थी, उसकी सिफारिश के आधार पर सर्वसम्मति से इस परिभाषा को एक्सेप्ट किया और इस परिभाषा को दिया। लेकिन इसके पीछे एक इसका दूसरा पहलू भी है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं, जिस पर अब चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। अब देखिए उसको लेकर भी कोर्ट का क्या कहना है, उस पक्ष को भी हम समझेंगे कि आखिर कोर्ट ने इस परिभाषा को क्यों स्वीकार किया। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं सीईसी की। खबर यही है हमारी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली पर्वत श्रृंखला की एक समान परिभाषा दी, यानी पहाड़ी और पर्वतमाला की परिभाषा में एक रूपता लाने की कोशिश की। अब एक रूपता लाने की बात यहाँ क्यों कही जा रही है? दरअसल इससे पहले अगर आप देखेंगे तो अरावली पर्वतमाला और उनके पहाड़ियों के बीच में अलग अलग राज्यों में विभिन्न अलग अलग संस्थाओं के द्वारा उसकी जो परिभाषा थी उसमें एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। उस भ्रम को समाप्त करते हुए एक रूप परिभाषा हो, जो हर जगह एक ही परिभाषा मान्य हो, बहुत जटिल ना हो, ऐसी उलझाऊ परिभाषा ना हो कि उसकी व्याख्या करने में ही वहां पर जो हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी अनदेखी होने लगी। इसलिए परिभाषा का स्पष्ट होना जरूरी था और इस जरूरत को महसूस करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस परिभाषा में एक रूपता लाने के लिए अपना निर्णय दिया। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं, ये ऐसा कैसे हुआ। तो सीईसी यानी कि सेंट्रल इंपावर्ड जो कमेटी है उसने सिफारिश की थी। ये बेसिकली क्या है, तो ये अदालत की एक सहायक समिति होती है। 2002 में इसको गठित किया गया था सीईसी को, विशेष तौर पर जो वन, पर्यावरण और अवैध गतिविधियों के संबंध में ये तकनीकी रूप से सहायता देने का काम करती है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अब देखिए यहां पर जो खनन गतिविधियां हैं, इस समिति ने यह महसूस किया कि जो खनन की गतिविधियां हैं उसके समग्र पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन जरूरी है, यानी कि उसके समग्र रूप से उसका पर्यावरण जो प्रभाव, पर्यावरण पर जो इफेक्ट पड़ रहा है खनन की वजह से, उसको उसका आकलन करना जरूरी है। और आकलन करने के बाद इसने पाया, इस समिति ने पाया कि विशेष तौर पर कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। क्योंकि विशेष तौर पर अगर अरावली रेंज में आप देखें तो जो संरक्षित वन क्षेत्र हैं वो प्रभावित ना हो, उनको, उन संवेदनशील क्षेत्रों को, उनकी सुरक्षा जरूरी है। वन्य जीव आवास जो गलियारे होते हैं उनकी सुरक्षा जरूरी है। जो जल स्रोत होते हैं उनके आसपास खनन की गतिविधि ना हो, वो उनकी सुरक्षा जरूरी है। इसी तरह से जो जल के पुनर्भरण भरण का जो क्षेत्र होता है, जहां पर जल फिर से संचित होता है, पुनर्भरण का वो एरिया होता है, वो भी संवेदनशील होता है, तो उसके लिए भी उनका संरक्षण भी जरूरी है। इसी तरह से जो टाइगर गलियारा होता है, बाघ गलियारे होते हैं, और खास तौर पर जो एनसीआर का क्षेत्र है यानी कि राष्ट्रीय राजधानी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर खनन गतिविधियों को मॉनिटर करना जरूरी है। ऐसा महसूस किया किसने? तो सीईसी यानी कि सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने। अब इसको महसूस करने के बाद उसने ये देखा कि इन जगहों पर जो संवेदनशील जगह है वहां पर स्टोन क्रश करने वाली जो यूनिट लगी है, यानी कि पत्थरों को तोड़ने वाली यानी खनन करने वाली जो यूनिट लगी है, उसको लेकर कड़े नियम बनाए जाने की जरूरत है। अब इसको लेकर जब कड़े नियम बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई तो इसने, इस समिति ने ये सिफारिश की और ये भी कहा कि जब तक इस दिशा में अध्ययन पूरी तरह से पूरा नहीं होता है तब तक इस क्षेत्र में नई खनन के लिए जो लीज दी जाती है उस पर रोक लगा दिया जाना चाहिए और उसका जो नवीनीकरण होता है उस पर भी रोक लगा दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस सिफारिश को मान लिया और उसके बाद इन्हीं सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 2025 में, वर्ष 2025 में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। दरअसल अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के पीछे यही इसी समिति की सिफारिशें थी
और उसका उद्देश्य क्या है उस और विस्तार से आगे हम इसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन ये आप जानिए कि अरावली ग्रीन वाल परियोजना उसके बाद शुरू की गई थी। लेकिन फिर भी एक दिक्कत जो थी, वो दिक्कत क्या थी कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना तो हम शुरू करेंगे, लेकिन जब तक अरावली पहाड़ी और उसके पर्वत की परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है, तब तक कोई भी परियोजना का इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी दुविधा थी, वो एक समान एक रूप परिभाषा की थी। उस दुविधा को तो सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया। लेकिन अब बात करेंगे हम उस परिभाषा के दूसरे पक्ष पर भी, जिसको लेकर अब बातें उठ रही हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना यह जरूरी है कि अरावली को लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं। तो अरावली का महत्व क्या है, पहले एक परिचय अरावली का हो जाए, उसके बाद हम आगे इन पक्षों पर चर्चा करेंगे। देखिए, अरावली की अगर बात करें तो अरावली के विस्तार को आप जानते हैं। विस्तार कहां से है? अरावली का विस्तार शुरू हो जाता है आपका दिल्ली से, और दिल्ली के बाद आप देखेंगे हरियाणा राजस्थान होते हुए गुजरात तक इसका विस्तार है। यानी कि अगर हम बात करें तो दिल्ली से इसकी शुरुआत हो रही है और ये गुजरात तक पहुंच रहा है। और इस दौरान इसका जो विस्तार अगर आप देखेंगे, हरियाणा और राजस्थान भी बीच में है। यह इन सबको, इन चारों राज्यों को मिलाकर लगभग 650 किलोमीटर में इसका विस्तार है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? एक तो देखिए, ये दुनिया के सबसे पुराने पर्वत जो है, पर्वत प्रणालियों में से एक है। इसकी आयु कही जाती है कि लगभग 2 अरब वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? तो 2 अरब वर्ष ये पुराना माना जाता है। तो विश्व की सबसे प्राचीन हम कह सकते हैं जो पर्वत प्रणाली है उसमें से एक है। और उत्तर पश्चिमी भारत के पारिस्थितिक का रीढ़ भी इसको कहा जाता है। यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके रीढ़ के रूप में भी इसकी पहचान है। क्यों रीढ़ कहा जाता है? इसके पीछे कुछ कारण होगा। कारण यह है कि आप जानते हैं कि इधर स्थित है थार का रेगिस्तान, मरुस्थल। अगर यहाँ पर अरावली पर्वत नहीं होता तो ये मरुस्थलीकरण इधर की तरफ भी बढ़ता। यानी कि जो इंडो गंगा का मैदान है उस तरफ भी मरुस्थलीकरण को रोकने का काम जो करता है वो अरावली रेंज आपका करता है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण इसका इंपॉर्टेंट रोल तो यही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जलवायु के नियमन को करने में भी अरावली का रोल है। जलवायु को कैसे यहाँ पर ठीक रखा जाए, भूजल को पुनर्भरण कैसे हो, उसमें भी अरावली का रोल है। इसके अलावा यहाँ पर भूजल के स्रोत के रूप में भी, क्योंकि चंबल हो गई आपकी, साबरमती हो गई, लूनी हो गई, ये प्रमुख अगर नदियों की बात करें तो 3 प्रमुख नदियों की बात हम कर लेते हैं। चंबल हो गई, इसके अलावा लूनी नदी हो गई। ठीक है, ये नदियां इस तरह से, इन नदियों के उद्गम के रूप में भी साबरमती हो गई, अरावली हम देख सकते हैं। अरावली अपने अंदर इन नदियों को समाहित किए हुए। तो इसके अलावा ये तो स्रोत हो गया, जल का स्रोत हो गया, मरुस्थलीकरण रोकने का एक कारण हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, तांबा जस्ता जैसे, टंगस्टन जैसे महत्वपूर्ण खनिज हो गए। तो खनिज संसाधन से भी अरावली रेंज, अरावली पर्वतमाला समृद्ध है। लेकिन हाल के दिनों में इतने महत्वपूर्ण इसके रोल के बावजूद चिंता क्यों हुई? हाल के दिनों में चिंता इसलिए हुई क्योंकि इस क्षेत्र में शुरू हुआ खनन, और उस खनन का परिणाम यह हुआ कि अत्यधिक पत्थरों के खनन की वजह से जो इसके ऊपर जो जंगल थे, यानी कि जो जैव विविधता का केंद्र कह लीजिए, जो जैव विविधता का मुख्य कारण थे, वो जंगल नष्ट होने लगे। और जंगलों की क्षति का परिणाम यह हुआ कि जो भूजल स्तर है वो भी कम होने लगा। इस तरह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित एरिया था विशेष तौर पर कौन सा था? एनसीआर था, जहां पे की जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का लोड सबसे ज्यादा है इस क्षेत्र में। और साथ साथ जो संवेदनशील क्षेत्र थे, जिसमें समिति की सिफारिश, सीसी की समिति की सिफारिश में आपको जो क्षेत्र बताए गए, अब उन क्षेत्रों की चिंता होना स्वाभाविक था। तो इसलिए अरावली के महत्व को आप समझ गए होंगे क्यों महत्वपूर्ण है। अब इसी की वजह से उस समिति ने यह सिफारिश की थी कि विशेष तौर पर जो संरक्षित वन क्षेत्र हैं, वन्य जीव आवास गलियारे हैं, या आपके जल स्रोत हैं, जल पुनर्भरण जो क्षेत्र है, या बाघ गलियारे हैं, और विशेष तौर पर एनसीआर का जो क्षेत्र है, वहां पर तो खनन को मॉनिटर करना बहुत आवश्यक हो गया है। स्टोन जो क्रशिंग है उन यूनिट्स पे कड़े नियम लगाया जाना बहुत जरूरी हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारा हस्तक्षेप तभी होगा जब पहले इसकी परिभाषा स्पष्ट होगी। तो सबसे जरूरी क्या था? परिभाषा का स्पष्ट होना। अब देखिए, परिभाषा में एक समान परिभाषा के न होने की वजह से अब राज्यों द्वारा, विभिन्न राज्यों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई थी। एफएसआई ने अलग परिभाषा दे रखी थी। इससे क्या होता था? एक भ्रम की स्थिति बनती थी। तो एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक विशेषज्ञ समिति बना दी। क्या किया? एक विशेषज्ञ समिति बना दी। अब इस विशेषज्ञ समिति में
सभी लोगों को शामिल कर दिया, उन लोगों को जो महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते थे। किसको किसको शामिल किया? तो इसमें पर्यावरण मंत्रालय भी था, इसमें एफएसआई भी था, इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी था, राज्यों के वन विभाग भी थे और सीईसी के जो प्रतिनिधि हैं वो तो इसमें थे ही। फिर से आप सुन लीजिए कि पर्यावरण मंत्रालय भी था, एफएसआई भी था, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी था, राज्य जो वन विभाग है उसकी भी भागीदारी थी और साथ साथ सीईसी के जो प्रतिनिधि थे वो भी इसमें शामिल थे। अब इस विशेषज्ञ समिति ने क्या किया? इस विशेषज्ञ समिति को यह काम सौंपा गया कि आप अपने सजेशंस देंगे जिसके आधार पर एक परिभाषा, एक रूप परिभाषा को तैयार किया जाएगा। अब इसके बाद एक रूपता लाने के लिए एक परिभाषा तय की गई और क्या तय हुआ? यह तय हुआ कि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो भी पहाड़ी होगी उसको अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मान लिया जाएगा। यानी कि एक जो ऊंचाई है वो तय कर दी गई। कितनी तय कर दी गई? 100 मीटर। यानी कि 100 मीटर से ऊंचाई वाली जो भी 100 मीटर से ऊपर जिसकी भी ऊंचाई होगी, जो भी पहाड़ी होगी, वो क्या मानी जाएगी? तो वो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मानी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि ये, हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये था कि 100 मीटर के नीचे वाली जो पहाड़ी है उसको लेकर अब एक चिंता यहां पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहां पर यह कहना था कि विशेष तौर पर हमारा फोकस है मुख्य तौर पर जो संवेदनशील और ऊंचे क्षेत्र हैं, यानी कि छोटी संरचना इस परिधि से भले ही बाहर है लेकिन उसके लिए भी हम सतत खनन का विकल्प चुन सकते हैं। साथ साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 2010 में जैसे एफएसआई की एक परिभाषा थी उस पर अगर नजर डालें तो उस परिभाषा में कहा गया, जटिलता उसकी देखिए कैसी थी। उस परिभाषा में कहा गया कि जिन पहाड़ियों की ढलान 3 डिग्री से अधिक है, दूसरी कंडीशन लगाई गई कि तलहटी का जो बफर एरिया है वो 100 मीटर है, तीसरी कंडीशन बताई गई पहाड़ियों के बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर है, फिर कहा गया यानी कि जो घाटी का एरिया है 500 मीटर है, फिर ये कहा गया कि ऊपर परिभाषित पहाड़ियों के जो चारों ओर से घिरे क्षेत्र होंगे वो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा होंगे। अब इसमें कितना भ्रम पैदा हो रहा है, कैसी जटिलताएं आ रही हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी जटिल परिभाषा हम नहीं रखेंगे कि जिसमें कि ये तय करना कि 3 डिग्री से अधिक पहाड़ियों का ढलान है कि नहीं, फिर यह तय करना कि बफर एरिया जो है 100 मीटर है कि नहीं तलहटी का, फिर यह तय करना कि पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर है कि नहीं, और ऐसे परिभाषित पहाड़ियों से चारों ओर से घिरा क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का हिस्सा होगा। ये बहुत जटिल चीज है। तो इसके लिए एक आसान परिभाषा सीधे तौर पर यह तय की गई कि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो भी पहाड़ी होगी उसको अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मान लिया जाएगा। अब यहां पर दूसरी चिंता ये जरूर हो रही है कि जो 100 मीटर से कम का जो क्षेत्र है वहां पर क्या अवैध खनन अनियमित रूप से चलेगा? तो इसको लेकर अब बातें हो रही हैं। तो यहां पर यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां पर पूरी तरह से बैन भी कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पर एक विकल्प बनता है, वो बनता है सतत खनन का। सतत यानी कि सस्टेनेबल तरीके से वहां पर खनन को अनुमति दी जाएगी। अब ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने से अक्सर क्या होता है कि जो अवैध खनन माफिया होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और साथ साथ अनियंत्रित और गैर कानूनी खनन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, विकास को भी हम स्थान देंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध की बजाय हम यहाँ पर संतुलित दृष्टिकोण अपना सकते हैं, क्योंकि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो 100 मीटर से ऊपर वाली हाइट पर स्थित है, उनको तो हम सुरक्षित कर देंगे, वहां तो पूर्ण प्रतिबंध होगा ही होगा। इस क्षेत्र में हम क्या करेंगे कि वैध खनन को हम सख्त नियम और निगरानी के तहत जारी रखने की अनुमति देंगे। यानी कि जो वैध खनन होगा जिसमें कि हम देखेंगे कि सतत खनन ही हो रहा है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर किया जाएगा, निगरानी की जाएगी और उसके बाद सख्त नियमों के दायरे में उसको पल्लवित करते हुए, उसको मॉनिटर करते हुए फिर उसके बाद उसको जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। और नए खनन अनुदानों जो अनुमोदन होंगे या लीज होंगे उन पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई जाएगी। यानी कि नया नहीं दिया जाएगा, पहले इसको शुरुआती तौर पर जो नियमों के अंदर, नियमों की परिधि में रहते हुए वैध खनन जो है उसको सख्त नियमों के तहत इसका अनुपालन कराया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 100 मीटर से नीचे का जो क्षेत्र है वहां पर मॉनिटरिंग के तहत खनन की, सतत खनन की अनुमति दी गई। तो ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में जिसकी चर्चा हमने की थी। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना बेसिकली जो सीईसी था उसकी सिफारिश के बाद ही ये शुरू की गई। अब यहाँ पर जून 2025 में इसकी शुरुआत हुई और उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि जो अरावली का विस्तार है, यानी कि अरावली का विस्तार दिल्ली से लेकर आपका गुजरात तक, हरियाणा राजस्थान का पार्ट भी आता है, तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जो 29 जिले हैं, यहाँ पर अरावली क्षेत्र जहां पर है उसके चारों ओर एक
5 किलोमीटर का जो बफर जोन होगा, यहां पर क्या करना है, एक हरित आवरण का निर्माण करना है, यानी कि ग्रीन कवर को बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, ग्रीन कवर बढ़ाएंगे, वृक्षों का को लगाने का काम करेंगे। और इसका लक्ष्य यह है कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जो क्षतिग्रस्त भूमि है, उस क्षतिग्रस्त भूमि को फिर से हम उसका पुनरुद्धार करने की कोशिश करेंगे। विशेष तौर पर जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य है, यानी कि क्षतिग्रस्त भूमि जो है उसको फिर से बराबर के स्तर पर ले आना, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का ये एक कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना ये है। और विशेष तौर पर जो विकास और साथ साथ अरावली संरक्षण, इन दोनों में बैलेंस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये निर्णय दिया है। हालांकि दोनों पक्ष में अपनी अपनी यहाँ पर चिंताएं हैं, तर्क है। आगे हो सकता है और बेहतर विकल्प इसके लिए निकाले जाएं और बेहतर तरीके से इसको मॉनिटर किया जाए। अब डिपेंड करता है इसका इंप्लीमेंटेशन कितने बेहतर ढंग से होता है, क्योंकि योजनाएं, परियोजनाएं, कानून, इससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है इनका इंप्लीमेंटेशन। वो जितना बेहतर होगा, परिणाम उतने सुखद होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ और आपके लिए देते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना। अब दृष्टि आईएएस आपके शहर रांची में भी खुल गया है। तो अगर आप जेपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। साथ साथ आपके लिए एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन कोर्स जो कि है 24,999 रुपए में। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खासियत इसकी कीमत से कहीं ज्यादा है। खासियत यह है कि इतने ही 24,999 रुपए में ही आपको मिल रहा है केवल 14 महीनों में जीएस की जो संपूर्ण तैयारी है, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, वो आपको कराई जाएगी 1250 प्लस घंटों की कक्षाओं के साथ, जो कि स्टूडियो से लाइव होंगी। 18 माह की कोर्स की वैलिडिटी है, इसको बढ़ाने का विकल्प भी है। लेक्चर के दौरान जो भी चीजें बोर्ड पर लिखी जाएंगी उसको पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध भी कराया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा आपकी दुविधाओं को दूर करेंगी। साथ साथ 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स मेंस के होंगे। प्रिंटेड क्लास नोट्स तो आपको मिलेगा ही, जिसमें कि 10 कलर्ड जीएस की बुकलेट्स शामिल हैं। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षण होता है यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इस कोर्स में आपको 2 वर्षों तक के करंट अफेयर्स क्लासेस के एक्सेस तो मिलेंगे ही, साथ साथ करंट अफेयर्स की मासिक जो पीडीएफ संग्रह है वो भी प्रदान की जाएगी। साथ साथ एडमिशन प्रारंभ है। इसके लिए लिंक की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इस कोर्स की विस्तार से जानकारी और इस कोर्स को परचेज करने की सुविधा भी आपको मिलेगी। और कोई आपके मन में अगर डाउट है तो हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर कॉल करिए, आपकी सारी दुविधा भी दूर होगी। तो चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। विकल्प आपके सामने है, 2023, 2024, 2025 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।